Hello guys, hope you're doing well. Today we are discussing about the part 3 digestive system. अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेरिंक्स के बारे में। The pharynx is the part of the throat that is behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and the larynx, or the tubes going down to the stomach and the lungs. जो pharynx है वो throat का part है, किसके पीछे? माउथ एंड नेज़ल कैविटी के पीछे। अगर आप pharynx पढ़ोगे तो pharynx के अंदर एक नेज़ोफैरिंक्स होता है, एक ओरोफैरिंक्स होता है। नेज़ोफैरिंक्स जो कि नेज़ल कैविटी के बिहाइंड में ओपनिंग होती है उसकी, और ओरोफैरिंक्स के बिहाइंड द माउथ उसकी ओपनिंग होती है। एंड अबव द ईसोफेगस एंड द लैरिंक्स, अब मतलब ईसोफेगस और लैरिंक्स के ऊपर होता है हमारा फैरिंक्स। और द ट्यूब्स गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स, मतलब अगर जैसे कि फैरिंक्स आ गया, जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो फैरिंक्स के बाद सीधा ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, और वहीं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं तो फैरिंक्स के बाद सीधा लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब इसमें जो ट्यूब्स है मतलब फैरिंक्स, उसके बाद हमारा ईसोफेगस, और वो स्टमक में जाके डिप हो जाती हैं। The pharynx is the portion of the digestive tract that receive the food from your mouth. अब जो pharynx है वो एक digestive system का portion है जो कि हमारा food को receive करता है, कहाँ से? Mouth से। Branching of the pharynx is the esophagus which carries food to the stomach. जो हमारी pharynx की जो branch है वो esophagus है जो कि food को लेती है और कहाँ पर dip करती है, कहाँ पर छोड़ती है? Stomach के अंदर। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। द ईसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गुलेट। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टेड द थ्रॉट विद द स्टमक। यहाँ पर अब दो स्पेल लिखी हुई है ईसोफेगस की, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। अब ईसोफेगस को हम नॉर्मल फूड पाइप कहते हैं जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट किया किसको करते हैं? थ्रॉट को और स्टमक को। द ईसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। अब जो ईसोफेगस होता है वो ट्रैकिया के बिहाइंड में देखने को मिलता है, एंड स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसके फ्रंट में। अब जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और डायामीटर कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। The wall of the esophagus from the lumen outward consists of mucosa, submucosa जो कि connective tissue का होता है, layer of muscle fiber between layer of fibrous tissue and an outer layer of connective tissue. अब जो वॉल ऑफ द ईसोफेगस देखा जाए ल्यूमेन से तो वो कंसिस्ट करती है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और लेयर ऑफ द मसल फाइबर से, और जो कि कहाँ पर होते हैं? बिटवीन लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ में होती है, और आउटर जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है। द म्यूकोजा इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ अराउंड 3 लेयर्स ऑफ स्क्वेमस सेल्स विच कॉन्ट्रास्ट टू द सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स ऑफ द स्टमक। अब जो म्यूकोजा होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की होती है, मतलब तीनों लेयर जो होती है वो स्क्वेमस सेल्स की होती है, और उनमें से सिर्फ एक जो होती है वो सिंगल लेयर वो कॉलमनर सेल्स की पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ मसल्स, ऑल्थो स्ट्रेटेड मसल्स प्रीडोमिनेट्स इन इट्स अपर थर्ड। जो ईसोफेगस में मोस्ट ऑफ मसल्स जो होती है वो स्मूथ मसल्स की पाई जाती है, बस जो अपर थर्ड पार्ट होता है वो स्ट्रेटेड मसल्स का पाया जाता है। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस। तो फर्स्ट होता है बॉलिस का फॉर्मेशन करता है। सेकंड क्या करता है? स्वालिंग में हेल्प करता है, लाइक जो भी हम फूड खाते हैं वो निगलने वो ईसोफेगस में आता है, वो फूड कंटेंट डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। थर्ड आता है फूड इज इनडाइजेस्टेड थ्रू द। अब क्या होता है? फूड जो भी हम माउथ में लेते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं हम किस में? फैरिंक्स में, उसके बाद ईसोफेगस में। नेक्स्ट करता है रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। अब क्या करता है? जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बैक फ्लो होने से बचाता है। अब कंस्ट्रिक्शन ऑफ द upper and lower esophageal sphincter help to prevent reflux of the gastric content and acid into the esophagus, protecting the esophageal mucosa.
अब क्या होता है, जो ईसोफेगस होता है उसमें दो स्पिंटर होते हैं, एक अपर में एक लोअर में। जो लोअर वाला होता है वो स्पिंटर क्या करता है, जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको ईसोफेगस में आने से बचाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई ईसोफेगस को कौन करती है, ईसोफेजियल आर्टरीज करती है और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज करती है। सेकेंड आ जाता है हमारा वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कौन सी वेन करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन करती हैं। अब ईसोफेगस के बाद हम बात करते हैं स्टमक की। The stomach is the muscular organ located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from the esophagus. अब जो स्टमक है वो मस्कुलर ऑर्गन है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन पे लोकेटेड होता है। अब जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को रिसीव करता है किससे, ईसोफेगस से। As food reaches the end of the esophagus, it enters the stomach through a muscular valve called the lower esophageal sphincter. अब जो फूड होता है एंड ऑफ द ईसोफेगस में पहुंचता है तो वहाँ पर एक मस्कुलर वॉल होता है जिसको हम लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर कहते हैं, जो कि बैक फ्लो से बचाता है, जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको ईसोफेगस में जाने से बचाता है ये वाला स्पिंटर। A pouch-like organ primarily designed for food storage for 2 to 4 hours. Some mechanical and chemical digestion also occur. अब जो स्टमक होता है वो एक पाउच लाइक ऑर्गन है, इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो फूड है वो स्टोरेज हो जाए कितने आवर्स के लिए, 2 to 4 आवर्स के लिए। उसमें जो स्टमक के अंदर कुछ मैकेनिकल और कुछ केमिकल डाइजेशन होता है। कंटेन 2 स्पिंटर्स एट बोथ एंड टू रेगुलेट फूड मूवमेंट। मतलब स्टमक में दो हमारे स्पिंटर्स होते हैं, एक अपर में एक लोअर में। अपर का जो होता है, जो ईसोफेगस के पास होता है, वो होता है कार्डिक स्पिंटर, एंड लोअर की साइड जो होता है वो होता है पायलोरिक स्पिंटर। अब जो कार्डिक स्पिंटर होता है वो ईसोफेगस के नियर पे सिचुएटेड होता है और वो क्या करता है, जितना भी फूड कंटेंट है किसमें, स्टमक के अंदर, वो रिफ्लेक्स नहीं होने देता है, कहाँ पर, ईसोफेगस के अंदर। ऐसे ही पायलोरिक स्पिंटर कहाँ पर होता है, एंड स्टमक की एंड की साइड होता है जहाँ पर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही होती है। तो जितना भी फूड कंटेंट है स्टमक में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है, जिसके कारण जो 2 से 4 मिनट आवर्स तक जो भी वो वर्क कर रहा है, जो भी डाइजेशन हो रहा है वो अच्छे से हो सके। अब जो स्टमक है वो 4 रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द कार्डिक स्टमक, सेकेंड इज़ द फंडिक स्टमक, थर्ड इज़ द बॉडी ऑफ स्टमक एंड फोर्थ इज़ द पायलोरिक स्टमक। आप इस इमेज में देख सकते हो, देखो ऊपर से ईसोफेगस आ रहा है, ईसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट हो रहा है, तो कार्डिक वहीं पर आए हैं। ऊपर की साइड फंडस आ गया, फिर बॉडी आ गया, फिर एक पायलोरस आ गया है, ठीक है, और यहीं पर एक पायलोरस स्पिंटर होता है जहाँ पर पायलोरस होता है। ऐसे 2 कर्वेचर होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है, एक लेसर कर्वेचर होता है। उसके बाद इस हमारे स्टमक के ख़त्म होने के बाद ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। अब जो स्टमक के एंटीरियरली पोर्शन में क्या क्या सिचुएटेड होता है, लेफ्ट लॉब ऑफ लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। पोस्टीरियर में क्या होता है, एब्डोमिनल अयोटा होता है, पेनक्रियास, स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है। एंड सुपीरियर डायफ्राम सिचुएटेड होता है, ईसोफेगस एंड लेफ्ट लॉब ऑफ लीवर सिचुएटेड होता है। इंफीरियर में क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफर कॉलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में डायफ्राम एंड स्प्लीन देखने को मिलता है, एंड राइट साइड में लीवर एंड ड्यूडेनम देखने को मिलता है। Stomach contains thick folds called rugae at its layer for providing large surface area for expansion, secretion, digestion and some absorption. अब जो स्टमक होता है उनमें कुछ थिक फोल्ड्स होते हैं जिसको रूगी कहते हैं, और वो क्या करते हैं, एक जैसे फूड कंटेंट आता है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब फुल एक जो भी फूड कंटेंट है उनको एक पूरे प्रॉपर डाइजेशन हो सके तो पूरा एक एक्सपेंशन कर देते हैं पूरे स्टमक का, और प्रॉपर कुछ एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर तो वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट आता है डाइजेशन। द स्टमक रिलीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच kills or inhibits bacteria and provides the acidic pH of 2 for the proteases to work.
अब जो स्टमक है वो प्रोटीज को रिलीज़ करता है, जो कि प्रोटीज क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जैसे कि पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी बोलते हैं, क्या करता है, वो जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लस उनको किल कर देता है। एंड प्रोवाइड द एसिडिक pH ऑफ 2। अब उस जो फूड कंटेंट है उसका जो pH हो जाता है वो एसिड के कारण उसका जो pH होता है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीज है वो प्रॉपर तरह से वर्क कर सके। Food is churned by the stomach through muscular contraction of the wall called peristalsis। अब जो फूड है वो एक तरह से एक मिक्स होता रहता है, किसके थ्रू, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस। अब जो सेकेंड फंक्शन आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स नेवरथिलेस डज अकर इन द स्टमक थ्रू इट्स लाइनिंग। अब कुछ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, वो भी किसका, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। वो कहाँ पर होता है, स्टमक की लाइनिंग के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और स्टमक एसिड इज द डाइजेस्टिव fluid formed in the stomach and is composed of hydrochloric acid, potassium chloride and sodium chloride। चाहे हम गैस्ट्रिक जूस बोले या हम बोले स्टमक एसिड, ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि कहाँ पर बना हुआ है, स्टमक के अंदर बनता है। किस किस से बनता है, HCl से, KCl से और NaCl से बना होता है। The acids play a key role in digestion of proteins by activating digestive enzymes and making indigested proteins unravel so that digestive enzyme break down the long chain of amino acids। अब जो स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। अब जो लॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड्स की उसको ब्रेक डाउन करता है। आपने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो प्रोटीज होता है वो कब प्रॉपर तरह से वर्क करता है, जब स्टमक का जो pH होता है वो 2 होता है, मतलब एसिडिक इन नेचर में होता है। इसलिए जो एसिड है वो बहुत प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे गैस्ट्री सिक्रीटरी सेल्स के बारे में, जो कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, म्यूकस सेल्स एंड जी सेल्स। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेल के बारे में जो कि है चीफ सेल्स। वो क्या करता है, सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव एंजाइम होता है और HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड सेल आता है हमारा पैराइटल सेल्स, जो कि क्या सिक्रिएट करता है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर करता है विच हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, वो कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। थर्ड आता है हमारा म्यूकस सेल्स, सिक्रीट म्यूकस एंड एल्कलाइन सब्सटेंस टू हेल्प न्यूट्रलाइज HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है, कुछ म्यूकस और कुछ एल्कलाइन सब्सटेंस, मतलब बेसिक इन नेचर में, जो कि क्या करता है, जो एक तो एसिड हो गया, एसिड और एल्कलाइन मिलकर क्या कर देगा, जो गैस्ट्रिक जूस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट आता है जी सेल, सिक्रीट अ हार्मोन called gastrin which stimulate the parietal cells and overall gastric। जी सेल क्या एक सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन, जो कि क्या करता है, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण पैराइटल सेल एक्टिव हो जाएगा और पैराइटल सेल एक्टिव होने के कारण HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपना वर्क करेंगे। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में कि कौन सी आर्टरी हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। तो फर्स्ट करती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, सेकंड करती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी एंड थर्ड करती है गैस्ट्रिक आर्टरी। अब वीनस ड्रेन कौन करती है, गैस्ट्रिक वेन करती हैं।